Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो यूपीएससी की तैयारी का एक बहुत ही कह सकते हैं इमोशनल और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, गरीबी। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके सहयोग से ही हम ऐसा उपयोगी कंटेंट लगातार आप तक ला पाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार करें। आपका छोटा सा योगदान हमें बहुत ताकत देता है। आज़ादी के समय जवाहरलाल नेहरू का एक मशहूर भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछना है। इसका सीधा मतलब था गरीबी को जड़ से मिटाना। लेकिन आज 7 दशक बाद भी गरीबी हमारे सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती बनकर खड़ी है। बिल्कुल, और ये चुनौती इतनी सीधी नहीं है। आज हम एनसीईआरटी की किताब के जरिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि गरीबी असल में है क्या, इसे नापा कैसे जाता है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और सरकार की कोशिशें कहाँ तक कामयाब हुईं और कहाँ चूक गईं। और हाँ, हम इसे सीधे यूपीएससी के पिछले सालों के सवालों से भी जोड़ेंगे ताकि ये पता चले कि एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम गरीब कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? एनसीईआरटी में इसका जिक्र बहुत ही असरदार ढंग से किया गया है। हाँ, किताब हमें शहरी और ग्रामीण दोनों चेहरों से मिलवाती है। गांव में भूमिहीन खेतीहर मजदूर और शहरों में झुग्गियों में रहने वाले कूड़ा बीनने वाले बच्चे। एनसीईआरटी में अनु और सुधा की एक कहानी है जो इस खाई को बहुत अच्छे से दिखाती है। दोनों एक ही दिन पैदा होती हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन मजदूर के घर और दूसरी एक बिजनेस परिवार में। सुधा को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ मिलता है, जबकि अनु को 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या गरीबी सिर्फ पैसों की कमी या आय का ना होना है? क्योंकि अक्सर हम इसे ऐसे ही देखते हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। विद्वान कहते हैं कि गरीबी भूख है, बीमार होने पर इलाज ना करा पाना है, स्कूल ना जा पाना है। लेकिन एनसीईआरटी एक कदम आगे जाती है और कहती है कि गरीबी शक्तिहीनता है, मतलब पावरलेसनेस, और स्वतंत्रता की कमी भी है। जब आपके पास अपनी जिंदगी को दिशा देने का विकल्प ही ना हो तो वो भी गरीबी है। ये सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक और मानवीय मुद्दा है। अगर ये इतनी जटिल चीज है तो सरकार इसे मापती कैसे है? ये गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? गरीबी रेखा मूल रूप से एक कट ऑफ पॉइंट है, एक लाइन जो गरीब और गैर गरीब को यूं कहिए कि कागज पर अलग करती है। और इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। भारत में इसकी पहली अवधारणा दादाभाई नौरोजी ने दी थी। रुकिए, दादाभाई नौरोजी ने? उन्होंने कैसे किया होगा? उन्होंने जेल की निर्वाह लागत का इस्तेमाल किया, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल की लागत, ये तो बड़ा अजीब तरीका है। हाँ, पर उनका तर्क बड़ा सीधा और तीखा था। एक कैदी को जिंदा रखने के लिए सरकार जो न्यूनतम खाना खुराक देती है, कम से कम उतना तो एक आम इंसान की भी जरूरत होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत मार्मिक तरीका था ये बताने का कि लोगों की जरूरतें कितनी बुनियादी थीं। वाह, ये तो सोचने पर मजबूर करता है कि बेसलाइन ही सिर्फ जिंदा रहना था, अच्छी जिंदगी नहीं। आजादी के बाद ये तरीका कैसे बदला? आजादी के बाद योजना आयोग ने इसे पोषण से, खासकर कैलोरी की जरूरत से जोड़ा। ये तय हुआ कि ग्रामीण इलाकों में एक व्यक्ति को रोज 2400 कैलोरी और शहरी इलाकों में 2100 कैलोरी। हाँ, एक मिनट, गांव में ज्यादा कैलोरी क्यों? क्योंकि ये माना गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, खेतों में काम होता है, इसलिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत भी ज्यादा होती है। फिर इस कैलोरी की जरूरत को पूरा करने के लिए कितने पैसे चाहिए, इसी आधार पर गरीबी रेखा तय की जाती है। 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से ये रकम थी ग्रामीण इलाकों के लिए 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। सिर्फ 816 रुपए एक महीने के लिए? ये तो सुनने में बहुत कम लगता है। और शहरी इलाकों के लिए 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। क्या इस परिभाषा की आलोचना नहीं हुई कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा या एक सम्मानजनक जीवन जैसी चीजें तो शामिल ही नहीं है? बिल्कुल हुई है और लगातार होती हैं।
कई कमेटियों ने इसमें सुधार की कोशिश भी की है, लेकिन यूपीएससी के लिहाज से ये MPCE यानी मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसी के आधार पर गरीबों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। चिरकालिक निर्धन, जो हमेशा गरीब रहते हैं, अल्पकालिक निर्धन, जो गरीबी रेखा के आसपास आते जाते रहते हैं, जैसे छोटे किसान, और गैर निर्धन। हाँ, गैर निर्धन। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि गरीबी को कैसे परिभाषित और मापा जाता है। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं कि आज़ादी के इतने दशकों बाद भी भारत में इतनी गरीबी क्यों है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी जड़ है हमारा औपनिवेशिक अतीत। अंग्रेजों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमारे हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को खत्म करके लाखों लोगों को बेरोजगार बना दिया और उन्हें वापस खेती की तरफ धकेल दिया, जिससे जमीन पर बोझ बहुत बढ़ गया। और शायद यही बोझ आज तक हमारे ग्रामीण समाज पर है। यहीं पे यूपीएससी का एक बहुत सीधा कनेक्शन बनता है। 2013 के मेंस GS3 पेपर में एक सवाल था, भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित करें। ये सवाल सीधे इसी जड़ पर चोट करता है। एकदम सटीक कनेक्शन। NCERT बहुत साफ बताती है कि आज़ादी के बाद गरीबी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी कदम था भूमि सुधार। सोच ये थी कि अगर जमीन का मालिकाना हक उन किसानों को मिले जो असल में उस पर खेती करते हैं, तो वे उसमें निवेश करेंगे, सिंचाई लगाएंगे, बेहतर बीज डालेंगे। जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण गरीबी कम होगी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्यादातर राज्यों में भूमि सुधार फेल हो गए। क्यों? NCERT के मुताबिक 2 बड़ी वजह थीं। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और दूसरा कानूनों में जानबूझकर छोड़ी गई खामियां, मतलब लूप होल्स। बड़े जमींदार बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने या तो अपनी जमीनों को रिश्तेदारों में बांट दिया ताकि वो हदबंदी कानून से बच जाए, या फिर उन्होंने कागज पर खुद को किसान दिखाकर जमीन पर कब्जा बनाए रखा। नतीजा ये हुआ कि जिन भूमिहीन मजदूरों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो मतलब असफल भूमि सुधारों ने कृषि उत्पादकता को बढ़ने नहीं दिया और इसने ग्रामीण गरीबी को बनाए रखा। ये एक सीधा लिंक है। बिल्कुल। और जब इतने सारे लोग खेती में ही फंसे रह गए, तो एक और समस्या पैदा हुई जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इस पर भी 2013 के प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था। हाँ। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक छोटे से खेत पर एक परिवार के 5 लोग काम कर रहे हैं। अगर आप उनमें से 2 को हटा भी दें तो भी उतनी ही फसल उगेगी। उन 2 लोगों के होने या ना होने से पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब उनकी उत्पादकता शून्य है। सही। वे काम करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन असल में वे बेरोजगार हैं। ये सीधे तौर पर कम आय और गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। समझ गया। तो ये है गरीबी के गहरे संरचनात्मक कारण। अब देखते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के सरकार ने क्या किया, उनकी रणनीतियां क्या रहीं। यहाँ पर हमें सरकार की सोच का एक विकास देखने को मिलता है। NCERT इसे 3 मराहिल में, मतलब 3 स्टेजेस में बांटती है। पहली रणनीति थी वृद्धि उन्मुख दृष्टिकोण, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी पर आधारित थी। ट्रिकल डाउन यानी ये मानना कि अगर देश की GDP बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का केक बड़ा होगा, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा रिस कर गरीबों तक भी पहुंच जाएगा। सही पकड़ा। लेकिन ये थ्योरी बहुत विवादित रही है। आलोचक कहते हैं कि विकास का फायदा ऊपर ही जमा होता रहा और गरीबों तक बूंदें भी नहीं पहुंची। जनसंख्या वृद्धि ने भी इस असर को कम कर दिया। तो जब ये पहला तरीका फेल हो गया, तब क्या हुआ? तब सरकार ने अपनी रणनीति बदली और दूसरा तरीका अपनाया, विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। यानी अब सीधे गरीबों को टारगेट किया गया। बिल्कुल। इसमें 2 तरह के कार्यक्रम थे, एक स्वरोजगार के लिए और दूसरे मजदूरी रोजगार के लिए। स्वरोजगार वाले में क्या था? इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY जैसी स्कीमें थी, जिसे अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या NRLM के नाम से जाना जाता है। इसका मूल विचार है स्वयं सहायता समूहों SHGs के जरिए खासकर महिलाओं को संगठित करना और उन्हें बैंक से लोन दिलाकर अपना छोटा मोटा काम शुरू करने में मदद करना। और मजदूरी रोजगार में तो सबसे बड़ा नाम मनरेगा का आता है, MGNRG। हाँ, और मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है।
ये ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। ये खैरात नहीं बल्कि काम का अधिकार है, एक राइट्स बेस्ड अप्रोच। ठीक है, और तीसरा दृष्टिकोण क्या था? तीसरा दृष्टिकोण था न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। सरकार को लगा कि गरीबी हटाने के लिए सिर्फ आय बढ़ाना काफी नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन जैसी बुनियादी चीजें भी देनी होंगी। इसमें पीडीएस यानी राशन की दुकानें आ गईं? हाँ, पीडीएस, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी हमारी आंगनबाड़ी व्यवस्था और स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजनाएं शामिल हैं। तो कागज पर तो ये सब बहुत व्यापक और अच्छा लगता है, ग्रोथ फॉर फोकस, फिर सीधे कार्यक्रम और फिर बुनियादी सुविधाएं। लेकिन यहां हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर इतनी सारी योजनाएं हैं तो जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों है? हमें छत्तीसगढ़ के रामदास कोरवा जैसी कहानियां क्यों सुनने को मिलती हैं? बिल्कुल, और यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक हिस्सा है। रामदास कौरवा की कहानी इस पूरी व्यवस्था की खामियों को उजागर कर देती है। वो एक पिछड़ी जनजाति से हैं। सरकार ने एक आदिवासी विकास परियोजना के तहत उनके नाम पर 17.44 लाख रुपए की एक सड़क बनाई। 17 लाख की सड़क, फिर तो उन बाउंड्री की बदल गई होगी। यही तो विडंबना है। रामदास उस सड़क का इस्तेमाल ही नहीं करते। उनकी असली और तत्काल जरूरत पीने के पानी की थी। उनके खेत में एक कुआं था जिसे ठीक कराने में महज कुछ हजार रुपए लगते, लेकिन किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। अविश्वसनीय, मतलब 17 लाख की सड़क बना दी गई लेकिन कुछ हजार का कुआं ठीक नहीं हुआ। सही। तो ये कहानी हमें इन कार्यक्रमों की विफलता के बारे में क्या बताती है? ये हमें एनसीईआरटी में बताए गए कई क्रिटिकल पॉइंट्स को समझने में मदद करती है। पहला, इन योजनाओं का लाभ अक्सर गैर गरीब लोग उठा लेते हैं क्योंकि संपत्ति और शक्ति का वितरण असमान है। दूसरा, गरीबी की भयावहता की तुलना में इन योजनाओं के लिए आवंटित संसाधन हमेशा कम रहे हैं। तीसरा, प्रशासनिक मशीनरी में भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण कार्यान्वयन बहुत खराब है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जो रामदास की कहानी से पता चलता है, वो है लोगों की भागीदारी की कमी। योजनाएं दिल्ली के दफ्तरों में बनती हैं और ऊपर से नीचे थोप दी जाती हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब सबक ये है कि आप गरीबी को एयर कंडीशन कमरों में बैठकर खत्म नहीं कर सकते। आपको लोगों से पूछना पड़ेगा कि उनकी जरूरतें क्या हैं। बिल्कुल, जब तक योजनाओं में गरीबों की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, तब तक ऐसी बेतुकी और अप्रभावी योजनाएं बनती रहेंगी। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि केवल योजनाओं के नाम याद रखना काफी नहीं है। उनके पीछे की सोच, उनके कार्यान्वयन की चुनौतियां और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की समझ ही आपको दूसरों से अलग करेगी। और रामदास कोरवा जैसे उदाहरणों का इस्तेमाल उत्तरों में वजन भी डालेगा। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि गरीबी एक बहुआयामी समस्या है जिसके कारण गहरे और जटिल हैं। सरकार की नीतियां अच्छी नीयत से बनी हो सकती हैं, लेकिन उनका सफल कार्यान्वयन आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका सबसे बड़ा कारण शायद योजनाओं का लोगों से कटा होना है। सही कहा। और इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। एनसीईआरटी में किसानों की आत्महत्या का जिक्र है और उसे व्यावसायिक फसलों, कमर्शियल क्रॉप्स और वैश्वीकरण से जोड़ा गया है। जब किसान पारंपरिक अनाज छोड़कर बाजार के लिए नकदी फसलें उगाते हैं, तो वे वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। अच्छा। इसे ध्यान में रखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या गरीबी का स्थायी समाधान वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ और अधिक जुड़ने में है या फिर स्थानीय आत्मनिर्भर कृषि प्रणालियों को मजबूत करने में है? एक भावी पॉलिसी मेकर के तौर पर इस पर सोचना जरूरी है। ये सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये विश्लेषण तैयारी में जरूर मदद करेगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना और मेंबरशिप के माध्यम से हमें सपोर्ट करना ना भूलें। हम अपने सभी सदस्यों के एक बार फिर आभारी हैं जिन्होंने हमें ये काम जारी रखने की हिम्मत दी। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.